चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। संसद भवन में चाय पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी से मिले राहुल गांधी, रक्षा मंत्री से पूछा यूक्रेन का हाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही स्थगित होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने सदन में मानसून सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा रखा। उन्होंने सदन से पारित विधेयकों के साथ ही निजी संकल्प पर हुई चर्चा पर भी जिक्र किया। स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान प्रोडक्टिविटी 136% रही। सत्र स्थगित होने के बाद अनौपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते की। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर, कहा संविधान की वजह से जमानत। सुप्रीम कोर्ट बोला सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत दे दी है। दरअसल दोस्तों, जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी में 31 मेंबर होंगे। 10 सांसद राज्यसभा से, ओवैसी सपा से, मोहिमुल्ला और कांग्रेस से इमरान मसूद भी शामिल है। जी हां दोस्तों, लोकसभा ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र से पहले हफ्ते में देनी होगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। रिजिजू ने एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 को पेश किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा को हराने वाले नदीम को पाकिस्तान देगा 10 करोड़, कभी भाला खरीदने को नहीं थे पैसे। दरअसल दोस्तों, भारत को पेरिस ओलंपिक की जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम गोल्ड ले उड़े। अरशद ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर भाला फेंक कर हैरान कर दिया। उन्होंने 2 बार 90 का आंकड़ा पार किया। ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए अरशद व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट रहे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पेरिस में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें, अरशद नदीम को हालांकि कुछ महीने पहले ओलंपिक के लिए नया भाला खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग करनी पड़ी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। जी हां दोस्तों, आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही चुनाव करवाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में 74 सीटें जनरल और 7 सीटें और पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई है। साथ ही आगामी चुनाव में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, जब चुनाव होंगे तब लौटेंगी। अंतरिम सरकार में यूनिस ने अपने पास रखे 27 मंत्रालय। जी हां दोस्तों, शेख हसीना के बेटे जोय वाजिद ने कहा है कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि नई केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वो अपने देश जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान से यह साफ नहीं हुआ है कि हसीना फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अपने पर 27 मंत्रालय का भार रखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जया बच्चन धनखड़ से बोली आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। जी हां दोस्तों, संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती है कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा भी नहीं देना चाहता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
बांग्लादेश हिंसा में जलाया गया सिंगर राहुल आनंद का घर। 140 साल पुराने घर में स्थित 3000 म्यूजिकल इक्विपमेंट भी राख हुए। परिवार के साथ भागे सिंगर। जी दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जान बचाने के लिए देश को छोड़ दिया। हिंसा में कई लोग मारे जा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि बांग्लादेशी कुछ दंगाइयों ने सिंगर राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर में घुसकर पहले सब कुछ तबाह कर दिया और फिर घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए सिंगर ने परिवार के साथ एक गुप्त स्थान पर शरण ली है। हाल ही में आई द लेडी स्टार की न्यूज के मुताबिक राहुल आनंद घर में आग लगने से पहले ही वहां से भाग निकले और वो अब सुरक्षित हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सभापति जगदीप धनखड़ से आर पार के मूड में विपक्ष, पद से हटाने के लिए लाएगी महाभियोग प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड में जमीन से आई रहस्यमयी आवाज, लोगों में है दहशत। केरल हाईकोर्ट बोला, समस्या यह है कि हमारे पास कानून लेकिन अमल नहीं हो पाते। जी दोस्तों, केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड वाले इलाके में शुक्रवार की सुबह 10:15 बजे जमीन के नीचे से आई रहस्यमयी तेज आवाज से लोग दहशत में हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंबाला वायल गांव और वैथरी तालुका में सुबह जमीन के नीचे तेज आवाज सुनाई दी। वायनाड के डीएम DR मेघश्री ने बताया कि घटना के बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि रिक्टर स्केल में भूकंप के संकेत नहीं मिले। आवाज किस कारण से आई, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% चढ़कर 91.20 पर बंद हुआ। 76 रुपए पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी पैक और मोटर्स बनाती है कंपनी। जी हां दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर फ्लैट लिस्ट हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर कंपनी का शेयर इशू प्राइस 76 रुपए पर ही लिस्ट हुआ। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर शेयर इशू प्राइस से 0.01% नीचे 75.99 पर लिस्ट हुआ। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ 91.20 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इन 16 राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दिया भारी बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर। जी हां दोस्तों, पहले बारिश न होने के कारण लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब पानी ने तमाम जगहों पर मुसीबतें बढ़ा दी है। बारिश के कारण देश के तमाम हिस्सों में लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही है। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 राज्यों में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिन 16 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के नाम शामिल है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पिन OTP पुरानी बात, अब चेहरे और फिंगरप्रिंट से होगी UPI पेमेंट। शाणे भी नहीं लगा पाएंगे सेंध। जी हां दोस्तों, जल्द ही स्मार्टफोन यूजर अपने फिंगरप्रिंट, सेंसर ID और फेस ID का उपयोग करके UPI पेमेंट कर सकेंगे। अभी UPI पेमेंट करने के लिए पिन डालने की जरूरत होती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या NPCI का कहना है कि देश भर में विभिन्न UPI एप्स के माध्यम से अरबों रुपए के लेन देन हो रहे हैं। हर दिन करोड़ों पेमेंट हो रहे हैं। भारत में ज्यादातर लोग अब डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही आप UPI पेमेंट में एक बड़ा अपग्रेड देख सकते हैं, जो आपके मौजूदा डिजिटल पेमेंट की तुलना में अधिक सुरक्षित होने का दावा करता है। दरअसल दोस्तों, अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्मार्टफोन पर बायोमेट्रिक फीचर का उपयोग करके UPI पेमेंट को प्रमाणित करने के लिए कंपनियों से बात कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेलर दीपक शर्मा हुए सस्पेंड, डांस करते हुए पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में एक पार्टी में पिस्टल लहराने को लेकर जेलर दीपक शर्मा पर एक्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तिहाड़ के DG ने दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा मामले की जांच भी तिहाड़ के अधिकारी को सौंप दी गई है। दीपक शर्मा दोस्तों वर्तमान में मंडोली जेल के असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट हैं। दोस्तों, दीपक शर्मा अपनी धांसू बॉडी के लिए पहचाने जाते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विनेश के मेडल पर फैसला, ओलंपिक खत्म होने से पहले सीएस कोर्ट बोली 1 घंटे में जजमेंट संभव नहीं, वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुनना जरूरी। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को ओलंपिक खत्म होने तक टाल दिया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सीएस ने कहा कि हम विनेश के केस में प्रतिक्रियाएं तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील पर 1 घंटे में फैसला देना संभव नहीं है। इस मामले में पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुना जाना जरूरी है। फैसला डॉक्टर एनाबेल बेनेट को करना है। सभी पार्टियों के साथ आज मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि वे ओलंपिक खत्म होने से पहले अपना फैसला सुना देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 89,705 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 250 अंकों की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर बंद। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 9 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 819 अंकों की तेजी के साथ 79,705 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 250 अंकों की बढ़त रही। ये 24,367 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 45 में तेजी और महज 4 में गिरावट देखी गई। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आइसर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक और मारुति रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, 69,200 के ऊपर पहुंचा गोल्ड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली थी। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोने का रेट 69,205 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 78,880 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की सांसदी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। असम जेल में रहकर पंजाब से जीता था चुनाव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह के पंजाब के खंडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दायर की गई थी। दोस्तों याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना को दी शरण, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बोले खालिद जिया की पार्टी के नेता। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए जा चुके हैं। दोस्तों बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। इसे लेकर पूर्व PM खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता खंडाकर मोशर्रफ हुसैन ने कहा कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध केवल आवामी लीग पर निर्भर नहीं है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिया है। इसे लेकर बांग्लादेश में हालात बिगड़ना स्वाभाविक है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक BNP नेता खंडाकर मोशर्रफ हुसैन ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का यह सही समय है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भारत आवामी लीग और शेख हसीना का समर्थन करना बंद कर देगा, जो बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद देश छोड़कर भाग गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार CAA के 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज ही उन्होंने भरोसा दिया कि CAA के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला क्लास में बुर्के पर रोक रहेगी, लड़कियों पर पसंद नहीं थोप सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के 2 कॉलेजों के उस आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी जिसमें कॉलेज कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। बेंच ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी पसंद स्टूडेंट पर नहीं थोप सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। अगर कॉलेज का इरादा स्टूडेंट्स की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
40 कुत्तों से रेप किया, 10 साल की सजा मिली, वीडियो भी बनाता था, मगरमच्छों का विशेषज्ञ है दोषी, बीबीसी के साथ काम कर चुका है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में एक शख्स को कुत्तों के साथ दुष्कर्म करने पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी शख्स का नाम एडम ब्रिटन है, जिसकी उम्र 53 साल है। उसके ऊपर 40 से अधिक कुत्तों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। दोस्तों, एडम पेशे से एक जूलॉजिस्ट है और उसे मगरमच्छों का विशेषज्ञ माना जाता है। एडम ने पिछले महीने खुद पर लगे पशु क्रूरता से जुड़े 56 आरोपों को स्वीकार किया था। नॉर्दर्न टेरिटरी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि एडम ने जानवरों पर अत्याचार करते हुए वीडियो भी बनाया। वह जानवरों के मरने तक उनके ऊपर अत्याचार करता था। बाद में उनके इन वीडियो को फेक नाम से इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया करता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप कमला के बीच 10 सितंबर को पहली डिबेट, लाइव ऑडियंस के बीच में होगा मुकाबला। पिछली बहस में बाइडेन बुरी तरह से हार गए थे। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस अगले महीने 10 सितंबर को डिबेट करने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिकी टीवी न्यूज एबीसी ने इसकी पुष्टि की है। यह पहली बार होगा जब ट्रंप और कमला के बीच में आमने सामने की बहस होगी। दरअसल दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कमला के साथ 3 डिबेट्स करना चाहते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिबेट्स का होना बहुत जरूरी है। वह फॉक्स के साथ 4 सितंबर को, एबीसी के साथ 10 दिसंबर को और एनबीसी के साथ 25 सितंबर को डिबेट्स के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि डिबेट्स की लोकेशन क्या होगी और इसमें कितने लोग रहेंगे, इन सब चीजों पर बात चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बजाज फाइनेंस पर 341 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। डीजीजीआई ने भेजा नोटिस, ब्याज के साथ 850 करोड़ से ज्यादा देना होगा। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई ने बजाज फाइनेंस को 341 करोड़ की कथित टैक्स चोरी को लेकर नोटिस जारी किया है। जीएसटी चोरी की जांच करने वाली एजेंसी ने 3 अगस्त के नोटिस में बजाज फाइनेंस पर सर्विस चार्ज को गलत तरीके से इंटरेस्ट चार्ज दिखाने का आरोप लगाया। कंपनी ने यह टैक्स बचाने के लिए किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। हालांकि कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बजाज फाइनेंस ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 6 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर हुआ गिरफ्तार। बरेली में 13 महीने बाद पकड़ा गया। बोला, मुझे औरतों से नफरत, मारने में मजा आता था। जी हां दोस्तों, यूपी के बरेली में सीरियल साइको किलर पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने बताया कि हाँ, मैंने 6 महिलाओं को मारा है। महिलाओं को गला दबाकर मारता था, जाते समय निशानी के लिए गहने ले जाता था। किलर नवाबगंज का रहने वाला है। दरअसल दोस्तों, 13 महीने के भीतर एक ही पैटर्न से बरेली में 11 महिलाओं की हत्या की गई थी। हत्या का पैटर्न एक जैसा था। ये मर्डर केस अब तक सोल्व नहीं हुए थे। पुलिस ने मामले को सीरियल किलिंग एंगल से देखा। 3 दिन पहले पुलिस ने 3 स्केच जारी किए। इसके बाद पुलिस को कई फोन आए। मुखबिर के कंफर्मेशन के बाद एक किलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम कुलदीप है। वह साइको किलर है। उसने अभी तक 6 महिलाओं को मारने का जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खेल सीमाओं से परे है, यह लोगों को एकजुट करता है, हरभजन सिंह बोले। नीरज नदीम ने अच्छा मैसेज दिया है। जी हां दोस्तों, पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह, भारतीय एथलेटिक्स के पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम की दोस्ती को देखकर खुश हैं। भज्जी का कहना है कि नीरज और अरशद के बीच भाईचारा यह दिखाता है कि खेल सीमाओं से परे है और यह लोगों को एकजुट करता है। नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के शानदार ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं दोस्तों, हरभजन सिंह ने कहा कि हमने कुछ अच्छी फोटो देखी जिसमें प्रतियोगिता खत्म होने के बाद हुए समारोह के बाद नीरज और नदीम एक दूसरे से बात करते रहे थे। दोनों ने अपने अपने देश का ध्वज पकड़ा हुआ था और खिलाड़ी के तौर पर दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। इससे पता चलता है कि खेल किसी भी सीमा से परे है और खेल सभी को एकजुट करता है। इन दोनों ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से शहर को गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको कि गुलाबी नगरी कहा जाता है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकीर से दादा के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित न रह पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।